सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग जैसा कि प्रीवियस सेशन में मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन हो रहा था और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो आज के सेशन में उस सेशन का रीकैप लेते हैं जितना भी पीएमएमसी के बारे में हम लोगों ने अभी तक बात किया हुआ है, राइट। एंड देन सेशन कंटिन्यू करेंगे एंड फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, पीएमएमसी के आगे के टॉपिक्स, राइट, जो बचे हुए हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिल रही है, जिसके लिए कूपन कोड आपको यूज़ करना है GAOTSX। अगर ये कूपन कोड आप यूज़ करते हैं तो आप जो भी सरप्राइज डिस्काउंट है लिमिटेड टाइम के लिए वो अवेल कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। और ये फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स के लिए ही ऑफर वैलिड है। तो एनरोल करिए टेस्ट सीरीज में एंड एग्जामिनेशन में बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंचिए। ध्यान दीजिएगा कि गेट एकेडमी में RRB JEE 2024 का जो कोर्स है वो CBT 2499 में अवेलेबल है। जैसे कि CBT 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है जा चुका है, कराया जा चुका है एंड इस RRB JEE 2024 में 7900 प्लस पोस्ट हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर यूटिलाइज करिए। गेट 26 का जो कोर्स है उसकी प्राइस 2222, 27 की प्राइस 3333 एंड 28 की प्राइस 5555 है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज है, जैसे RRB JEE SSC JEE 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE JEE एग्जामिनेशन 777 में। जस्ट अ सेकेंड, हेलो, होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ऑल स्टेट AE JEE एग्जामिनेशन जो है वो 777 में है एंड स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 रुपीज़ में अवेलेबल है। ESE नॉन टेक्निकल UPSC का जो एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके नॉन टेक्निकल पार्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ICT, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इस तरीके के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेस अवेलेबल है कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे अगर नेटवर्क, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट, मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर सपोज करिए इंडिविजुअल बेसिस पे आप एनरोल करना चाहें या फिर आप बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट एक्सटेंशन जो कोर्स है, जैसे कि 25 में आपने एनरोल किया हुआ था, 26 के लिए आप एक्सटेंशन चाह रहे हैं गेट के कोर्स में, तो 1500 रुपीज़ पे करके आप 26 के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। UPPSC AE का जो एग्जामिनेशन है, गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर का, और इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस दो पार्ट में है एंड इंटरव्यू भी होगा। तो प्रीलिम्स एंड मेंस का जो पोर्शन है वो 1111 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इस बार के UPPSC AE के एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स का सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में, प्रीलिम्स वाले सेक्शन में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के नाम से 22 सब्जेक्ट्स कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं उनमें कॉमन टू ऑल 22 नए सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ICT, ग्रीन एनर्जी, इन्वायरमेंटल साइंस, इस तरीके के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो वो सारी की सारी चीज़ें इस 1111 में आपको कवर कराई जाएंगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज गेट 2025 का आप लोग गेट 2025 एग्जामिनेशन करीब है, आप लोग टेस्ट दे ही रहे होंगे, जिसमें टॉपिक वाइज गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज 28 टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है एंड
फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट है, टोटल 76 टेस्ट है। और इन 76 टेस्ट में आपको अपने सिली मिस्टेक्स, जैसे कि कैलकुलेशन में जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, कैलकुलेटर प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करना, पर्टिकुलर जो ऑल इंडिया रैंकर्स है पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं, आपने कितना टाइम लिया, ये सारी एनालिसिस करके, और कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कौन सा वीक पोर्शन है, और वीक पोर्शन जैसे जैसे आइडेंटिफाई होगा उसमें मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और अपने जो हैंड रिटन नोट्स है उनको जाके फिर से रिवाइज करना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना, एंड न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना, जैसे आइडिया क्रिएट होगा। और गेट के एग्जामिनेशन में जैसे कि 1 मार्क के जो क्वेश्चन है और 2 मार्क के क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर 2 मार्क के पहले सॉल्व कर लें, या फिर जो टेक्निकल सेक्शन है उसको पहले सॉल्व करें, या रीजनिंग का जो सेक्शन है, एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन होता है गेट के एग्जाम में, और मैथमेटिक्स वाला सेक्शन होता है वो पहले सॉल्व कर लें। इन सारी चीज़ों का आइडिया होगा, राइट। तो जिससे इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं। और ये जो 76 टेस्ट डिज़ाइन की गई हैं, गेट ऑफिशियल पेपर को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है कि जिस तरीके से गेट एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके एनालिसिस करने पे आपकी टेक्निकल एबिलिटी और भी ज़्यादा एनहांस होगी, जिसकी प्राइस 333 है। तो आप गेट एकेडमी का टेस्ट सीरीज एनरोल कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड, क्योंकि गेट के एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड का अच्छा खासा वेटेज होता है, 13 से 15 मार्क्स आपका जनरल एप्टीट्यूड कवर करता है, राइट। तो जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन को कवर करने के लिए 13 से 15 मार्क्स का जो वेटेज है उसको कवर करने के लिए गेट एकेडमी की टीम इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का ई बुक डिजाइन की हुई है, जिसका क्यूआर कोड स्क्रीन के सामने, इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस बुक की खास बात यह है कि टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको और कहीं पे किसी रिसोर्सेज को विजिट करने की जरूरत नहीं होगी, वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी प्राइस 222 है, प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स, राइट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और प्रीवियस सेशंस में कुछ डिस्कशन किया हुआ था हम लोगों ने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और उन सारे कॉन्सेप्ट का एक बार ओवरव्यू लेते हैं, रिकैप लेते हैं, एंड देन आज की सेशन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में बात किया था, एंड देन डैम्पिंग टॉर्क, और ये डिस्कशन करते हुए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड एडी करंट डैम्पिंग के बारे में बात किया। देन पिवोट एंड जेवल बियरिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था प्रीवियस सेशंस में, राइट। पिवोट एंड जेवल बियरिंग, एंड देन परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में डिस्कशन करना स्टार्ट किया हुआ था। लेट मी राइट हियर। पीएमएमसी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे जैसे कि एन और एस बोल्स स्टैटिक रहते हैं,
एंड आयरन जो है वो भी स्टैटिक पार्ट है, जो हाईली परमेएबल मटेरियल यूज़ करते हैं, एंड एल्यूमिनियम फॉर्मर, कॉपर रिंग, कॉपर कॉइल जो अटैच करके रखते हैं, एंड देन उससे अटैच्ड स्पिंडल एंड स्प्रिंग्स रहती हैं। तो ये आप इमेजिन कर पा रहे होंगे किस तरीके से अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको देखने के लिए मिलता है पीएमएमसी टाइप, तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि पहले आपको पॉइंटर देखने के लिए मिलेगा, पॉइंटर से अटैच नीचे स्पिंडल होगा, और स्पिंडल आपके कॉइल से कनेक्टेड होगा, देन उसके नीचे एल्यूमिनियम फॉर्मर होगा, उसके नीचे सेंटर्ड पोजीशन पे आयरन कोर रखा होगा, और वो एन और एस पोल्स जो रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, परमानेंट मैग्नेट्स दो रखे होंगे, और वो सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस में ड्रिल्ड करके रखे होंगे, राइट, जो कि रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इजंट इट। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, और करंट अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो वो एक ही स्प्रिंग से होता हुआ कॉइल में जाएगा, एंड देन दूसरी स्प्रिंग से होता हुआ बाहर आएगा। इस तरीके से दो लीड वायर आपको देखने के लिए मिलेगा, और जिस भी ब्रांच में करंट मेजरमेंट करना है उन लीड वायर्स को कनेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली आप करंट मेजर कर सकते हैं, इजंट इट। तो ये सारा डिस्कशन था, एंड देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग में। अगर एक स्प्रिंग ब्रेक हो जाती है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, तो हम लोगों ने बात किया हुआ था कि पॉइंटर को वो जो दूसरी वाली स्प्रिंग है वो सफिशिएंट रहेगी ज़ीरो पोजीशन पे लाने के लिए, ब्रिंग बैक टू ज़ीरो पोजीशन। वाई? बिकॉज कि करंट है ही, करंट कहाँ से इंजेक्ट होता है, आपके कॉइल में कैसे जाएगा करंट? थ्रू दी हेल्प ऑफ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग अगर ब्रेक होती है तो सर्किट ओपन सर्किट हो गया, अब कॉइल में करंट नहीं जा पाएगा, लेकिन एक स्प्रिंग के ब्रेक होने से दूसरा वाला स्प्रिंग अभी एक्टिव है, जब कॉइल में करंट नहीं जा रहा है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं होगा, और जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो है उस पर्टिकुलर पोजीशन में एक ही स्प्रिंग सफिशिएंट है इस पॉइंटर को रिटर्न बैक करने के लिए, जीरो पोजीशन पे लाने के लिए, राइट। तो ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ था, और फिर कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम लोगों को देखने के लिए मिला, जैसे कि टॉर्क का एक्सप्रेशन बी ना देखने के लिए मिला, जहां पे बी इज द फ्लक्स डेंसिटी, ए इज द एरिया ऑफ कॉइल, एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एंड आई इज द करंट। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आया था, जिसको हम लोग एन बी ए को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे थे, और इसको जी से रिप्रेजेंट किया हुआ था, जो कि कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट ट्रीट करा रहे थे, राइट। जी इज नथिंग बट एन बी ए। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, एक बार मशीन डिजाइन हो गई तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होने वाला नहीं, ये कांस्टेंट है। एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट है, फ्लक्स डेंसिटी को भी हम लोगों को यहाँ पे कांस्टेंट लेके चलना है, तभी ये एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट बनाने के लिए जो एक पॉइंट लिखा हुआ था हम लोगों ने, क्या पॉइंट था वो, रिकैप लेते हैं उसका। एक पॉइंट लिखा हुआ था हम लोगों ने कि दीज परमानेंट मैग्नेट्स आर ड्रिल्ड ऑन टू दी सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस। ये जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस में ड्रिल करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि फील्ड को रेडियल बनाने के लिए। यहीं पे सिलेंड्रिकल आयरन कोर रखते हैं ना हम लोग, एंड सिलेंड्रिकल आयरन कोर के ऊपर में आप इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉर्मर, एंड देन उसके ऊपर में कॉइलिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो रेडियल फील्ड के बारे में अभी बात करेंगे कैसे बनाया जा सकता है, एंड देन टॉर्क टू वेट रेशियो हाई बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें अच्छी रहें कि लो इनपुट प्रोवाइड करने पे भी इमीडिएट वो रेस्पॉन्स करे, जो कि सेंसिटिविटी कहलाता है। डिटेल्स अभी हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले सेशंस में सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी के बारे में। एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की, ये सारा डिस्कशन हुआ था। लेट मी सो कंट्रोलिंग टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आया था कि थीटा से एक्सप्रेस कर रहे थे हम लोग, एंड थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यूनिफॉर्म स्केल हम लोगों को देखा था। एंड टू डैम्प दी ऑस्किलेशन, एडी करंट डैम्पिंग हम लोग यूज कर रहे थे। एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक पॉइंट है रेडियल फील्ड का, कि रेडियल फील्ड होनी चाहिए। रेडियल फील्ड आपको कैसे मिलेगी कि यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट है, रफली ड्रॉ करना है क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम लोग एग्जैक्टली ड्रॉ कर पाए थ्रू द हेल्प ऑफ पेन टैब।
तो आप लोग समझ जाएंगे, इतना हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये कुछ इस तरीके से, एंड देन इधर का जो सेक्शन है ये कुछ इस तरीके से रेडियली, राइट। और बीच में सिलेंड्रिकल ऐसा करके आपका आयरन कोर रखा हुआ होता है, आयरन कोर रखा हुआ होता है। तो फ्लक्स लाइंस कैसे निकलेंगी, ये एन पोल है, ये एस पोल है, और ये ड्रिल करके रखते हैं हम लोग सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस में। परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स को ड्रिल करके रखते हैं सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस में। ये क्या है, सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस, सॉफ्ट आयरन पोल पीस, राइट। और ये इस तरीके से रेडियल बना के रखते हैं हम लोग। अदरवाइज परमानेंट मैग्नेट आप देखते हैं तो इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, राइट। तो ये इस तरीके से नहीं, इसे ऐसे कर्व्ड शेप के स्ट्रक्चर में रखते हैं हम लोग, जिससे यहां से जो फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं वो कुछ इस तरीके से हो, और यहाँ से आउटवर्ड भी जो जा रही हैं वो कुछ इस तरीके से हो। हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था प्रॉपरली, लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली। तो ये रेडियल इन नेचर होती हैं, कुछ इस तरीके से जाएंगी। राइट। तो ये रेडियल फील्ड बना, रेडियल जो कर्व्ड शेप का पोल बनाने का मकसद ये रहता है हम लोग का, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, और ये इसका जो लेंथ है, इसका जितना लेंथ है उतना ही इस मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का लेंथ है उतना ही लेंथ इसका है, उतना ही लेंथ इसका है, राइट। जहाँ यहाँ से यहाँ तक का जितना लेंथ है वही लेंथ इसका है। अगर ये ऐसे बनाते हम लोग, इस तरीके से परमानेंट मैग्नेट लेते, तो जैसा कि आपको मालूम है कि सिलेंड्रिकल आयरन कोर रखते हैं हम लोग यहाँ पे, सिलेंड्रिकल आयरन कोर रखते हैं मिडिल पोर्शन में, राइट। तो यहाँ पे जो फ्लक्स लाइंस पहुँचती, यहाँ से जो फ्लक्स लाइंस पहुँचती कुछ इस तरीके से पहुँचती, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखिए इसका लेंथ और इसका लेंथ कम ज़्यादा है ना, तो इसीलिए रेडियल बनाते हैं हम लोग, जिससे इस जो फ्लक्स लाइंस का लेंथ है उतना ही फ्लक्स लाइंस का लेंथ इतना यहाँ पे रहे, उतना ही फ्लक्स लाइंस का लेंथ यहाँ पे रहे, उतना ही फ्लक्स लाइंस का लेंथ यहाँ पे है। इसीलिए इन परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स को रेडियल बनाते हैं हम लोग, एंड सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस में अटैच करके रखते हैं, जिससे कांस्टेंट फील्ड मिल पाए हम लोगों को। अगर यहाँ से यहाँ तक जो फ्लक्स लाइंस है वो कांस्टेंट हो हैं, तो फ्लक्स लाइंस जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो कांस्टेंट मिल पाएगी, तभी हम लोग G इज इक्वल टू, लेट मी राइट, G इज इक्वल टू NBA लिख सकते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, मशीन कंस्ट्रक्ट हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं चेंज किया जा सकता। एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट है, मशीन कंस्ट्रक्ट हो गई, एरिया ऑफ कॉइल आप नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट कैसे रखेंगे, फ्लक्स डेंसिटी तो ऑपरेटिंग इंजीनियर चेंज कर सकता है, राइट। लेकिन फ्लक्स डेंसिटी को एज अ कांस्टेंट बनाने के लिए, कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट करने के लिए हम लोग ये रेडियल फील्ड यूज करते हैं, जहाँ पे इसका जो लेंथ है वही लेंथ इसका है, वही लेंथ इसका है, जिससे फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट मिलती है हम लोगों को। एंड TD इज इक्वल्स टू GI हम लोग लिख सकते हैं, GI। अदरवाइज TD इज इक्वल्स टू क्या होती है, BINA, बीना। तो BN और A को हम लोग G से रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैरामीटर अंडर मेजरमेंट, पैरामीटर अंडर मेजरमेंट जो भी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सब डिस्कशन किया था हम लोगों ने, राइट। नाउ तो डैम्पिंग के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, एडी करंट डैम्पिंग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं।
कि एन और एस पोल्स के बीच में ये आयरन कोर रखा हुआ है जो कि सिलेंड्रिकल इन नेचर है। फॉर द इजी रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्टली कैसा होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, राइट। लेकिन अगेन एंड अगेन उतना ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इजी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग चीजें समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमारा कंसर्न यहाँ पे वो रेडियल फील्ड नहीं है, यहाँ पे कंसर्न है कुछ और, एडी करंट डैम्पिंग। तो इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरीके के मैग्नेटिक पोल्स हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। होप यू अंडरस्टैंड। अब एन टू एस फ्लक्स लाइन्स आ रही हैं, इतना बात सभी को समझ में आ रहा है। एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे डेवलप होता है, ये जो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज फॉर डिफ्लेक्टिंग एंड दिस इज फॉर डैम्पिंग। दिस पर्पल कलर पेन इज डैम्पिंग। तो डिफ्लेक्टिंग के टॉर्क के बारे में कैसे प्रोड्यूस होता है कि एन और एस पोल्स में रखा हुआ है और करंट इसमें स्प्रिंग के थ्रू आ रहा है। तो हम लोग फोर्स का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं कि करंट का डायरेक्शन ये अपवर्ड है, ग्रीन वाली जो आपको रेक्टेंगुलर कॉइल देखने के लिए मिल रही है, करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एन टू एस इस डायरेक्शन में जाएंगी, तो फोर्स कैसा एक्सपीरियंस होगा इस डायरेक्शन में। तो फोर्स ये वाली कॉइल, ये वाली जो सेक्शन की कॉइल है, यहाँ से यहाँ तक की कॉइल अंदर जाना चाहेगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो कॉइल है वो बाहर आना चाहेगी। कैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन ये है, और फोर्स कैसा एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क कैसा एक्सपीरियंस होगा, ये वाले सेक्शन में ये बाहर की तरफ आना चाहेगी। तो ये बाहर की तरफ आना चाहेगी, तो टॉर्क किस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, इस डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप हो रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इजंट इट। ये समझ में आ गया। नाउ अब कॉइल के ही साथ आपका देखने के लिए मिल रहा है एल्यूमिनियम फॉर्मर, जो कि अगेन एक मैग्नेटिक एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो कि कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है कॉइल के साथ। तो कॉइल के साथ रोटेट होने के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है उसके बीच में एल्यूमिनियम कंडक्टर अगर रोटेट कर रहा है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस कर रहा है रोटेशन के कारण, कि फ्लक्स लाइंस तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जब यहाँ पे है तो कुछ फ्लक्स लाइंस, यहाँ पे है तो कुछ अदर फ्लक्स लाइंस, कुछ और फ्लक्स लाइंस, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके कारण एल्यूमिनियम कंडक्टर में वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडी इंड्यूस वोल्टेजेस। एडी इंड्यूस वोल्टेजेस। अब ये एडी इंड्यूस वोल्टेजेस इस एल्यूमिनियम फॉर्मर में एडी करंट सर्कुलेट करेंगी। एडी करंट्स का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा, एडी करंट क्यों प्रोड्यूस हुई, बिकॉज ऑफ मोशन, मोशन के कारण प्रोड्यूस हुई, मोशन ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर के कारण प्रोड्यूस हुई, राइट। तो ये अपने ही कॉज ऑफ क्रिएशन का अपोज करेगी, तो ये मोशन को अपोज करेगी, कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। एडी करंट विल फ्लो इन सच अ डायरेक्शन टू अपोज द मोशन, टू अपोज द मोशन। तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अब एडी करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तभी तो मोशन का अपोज कर पाएगी। कैसे कि करंट अभी कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है एल्यूमिनियम फॉर्मर में, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कैसी रखी हुई है, इस डायरेक्शन में करंट डाउनवर्ड जा रहा है, राइट। करंट डाउनवर्ड जा रहा है, सॉरी राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। मोशन ऑलवेज इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो देखिएगा एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो ये वाली कॉइल जो है वो इधर आने की कोशिश करेगी, और ये वाली कॉइल इधर जाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे भी अप्लाई करके देखिए, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है, तो मोशन डाउनवर्ड होगा, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगी। ये वाला जो डायरेक्शन है जिसके कारण ये वाला डैम्पिंग टॉर्क पिक्चर में आ रहा है,
तो देखिएगा कॉइल इधर मूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डैम्पिंग टॉर्क क्या कर रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्पिंडल एक बार इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण, राइट, जिसके कारण स्पिंडल में रोटेशन होगा, स्प्रिंग टाइट होंगी, कंट्रोलिंग टॉर्क पिक्चर में आएगा, और वो फाइनल पोजीशन पे स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फाइनल पोजीशन पे, स्टेडी स्टेट पोजीशन पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क होना चाहिए। लेकिन ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण फाइनल पोजीशन से आगे बढ़ जाएगा, या फिर फाइनल पोजीशन से आगे बढ़ेगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क पिक्चर में आ जाएगी, डोमिनेट करेगी, क्योंकि स्प्रिंग ज्यादा टाइट हो गए। तो कंट्रोलिंग टॉर्क डोमिनेट हो रही है, तो वो कंट्रोलिंग टॉर्क अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो ये फिर से फाइनल पोजीशन पे आएगा, लेकिन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये अंदर आ जाएगा, राइट, अंडर डैम्प्ड आ जाएगा, राइट। तो अंडर डैम्प्ड होने के कारण कंट्रोलिंग टॉर्क अब क्या हो गई, स्प्रिंग्स लूज हो गई, तो अब कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डोमिनेट करेगा, फिर फाइनल पोजीशन पे ले जाएगा, लेकिन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फर्दर मूव करेगी। इस तरीके से डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इस डिफ्लेक्शन को डोमिनेट करने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट एक टॉर्क हम लोगों को लगाना पड़ता है, जो कि डैम्पिंग टॉर्क होता है, जो कि ये ऑस्किलेशंस को कम करेगा और पॉइंटर को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा स्टडी स्टेट पोजीशन पे, राइट। तो अभी आपने देखा कि कॉइल इधर रोटेट करने टॉर्क के कारण इधर रोटेट हो रही, लेकिन उसको डिफ्लेक्ट डैम्प करता हुआ इधर प्रयास करेगा डैम्पिंग टॉर्क फ्लो कराने का। डैम्पिंग टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के मैग्नीट्यूड से कम होता है। क्यों? क्योंकि इस एडी इंड्यूस वोल्टेजेस कितना ही क्रिएट हो, ये सिंपल सा एल्यूमिनियम फॉर्मूला, और मल्टी टर्न कॉइल यूज करते हैं। मल्टी टर्न कॉइल में करंट फ्लो करने के कारण जो टॉर्क का प्रोडक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा, जबकि एक सिंगल एल्यूमिनियम फॉर्मर में जो टॉर्क का प्रोडक्शन हो रहा है वो कम होगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी इफेक्टिवली कम होगा, राइट। तो सॉरी, डैम्पिंग टॉर्क का। अब डैम्पिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान दीजिएगा। डैम्पिंग टॉर्क क्यों प्रोड्यूस हो रही है? बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्मर, राइट, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा था, जिसके कारण फ्लक्स कटिंग हुआ, एडी इंड्यूस वोल्टेजेस डेवलप हुआ, एडी करंट सर्कुलेट हुआ, देन डैम्पिंग टॉर्क डेवलप हुआ। तो डिफ्लेक्शन की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा रेट से एल्यूमिनियम फॉर्मर रोटेट करेगा, उतने ही जितने ज्यादा रेट से ये इसमें डिफ्लेक्शन होगा, रोटेशन होगा, उतने ही ज्यादा रेट से इसमें एल्यूमिनियम फॉर्मर में डैम्पिंग टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। तो डिफ्लेक्शन की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डी डैम्पिंग टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्टिंग एंगल, थीटा इज डिफ्लेक्टिंग एंगल, कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, डैम्पिंग टॉर्क। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो कैपिटल डी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वेयर कैपिटल डी इज डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। ये सारा डिस्कशन हुआ था, राइट। नेक्स्ट, इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एज द ऑपरेटिंग फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, therefore no magnetic shielding is required against the stay magnetic field। ये सारा डिस्कशन कर लिया था, जो कि सिंपल था। अब फ्रिंजिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा हुआ था, और यहाँ पे देखा था कि ये इक्विस डिस्टेंस है, जितना लेंथ यहाँ से यहाँ तक का है उतना ही लेंथ यहाँ से यहाँ तक का है, उतना ही लेंथ यहाँ से यहाँ तक का है, और ये सारी की सारी रेडियली इन और रेडियली आउट होती हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट देखा था। अगर ये इस तरीके से होता तो यहाँ तक का लेंथ कुछ और, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे अगेन ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, राइट। तो यूनिफॉर्म नहीं रहती, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती, कांस्टेंट फील्ड नहीं रहती। और कांस्टेंट फील्ड बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से रेडियल सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा परमानेंट मैग्नेट का। इसीलिए जिससे एन, बी और ए फ्लक्स डेंसिटी जो है उसको कांस्टेंट बनाया जा सके, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आई होती है, एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू जी आई होती है, वेयर जी इज एन बी ए। आपने समझ लिया, ये होता है आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, पीएमएमसी। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है बीना, बी आई एन ए से करते हैं हम लोग, बीना।
तो ये सब हुआ डिस्कशन एंड आज के सेशन में हम लोग यहाँ से अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंटर है और ये स्केल है, दिस इज स्केल और ये आपका पॉइंटर है। अब ये सपोज करिए कि इसमें डिफ्लेक्शन थीटा डिफ्लेक्शन हुआ, थीटा डिफ्लेक्शन यहाँ पे है, तो डैम्पिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, सॉरी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क उसके अपोजिट। और आपने अभी देखा कि डैम्पिंग टॉर्क भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट डेवलप होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग टॉर्क इसमें कौन सा है? सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, राइट। क्योंकि वो मल्टी टर्न कॉइल में हो रहा है, मल्टी टर्न कॉइल में करंट फ्लो करने के कारण और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जो टॉर्क बनेगा वो ज्यादा बनेगा, इसलिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है स्ट्रॉन्ग है। कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग के थ्रू बनता है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ये कम रहता है एंड डैम्पिंग टॉर्क जो है वो भी कम रहता है, क्योंकि एडी करंट कितनी ही प्रोड्यूस हो रही है और उनका मैग्नीट्यूड लिमिटेड रहता है, क्योंकि एक सिंपल से एल्यूमिनियम फॉर्मर में ये डिफ्लेक्शन होने के कारण एडी इंड्यूस वोल्टेजेस बनते हैं जो कि करंट सर्कुलेट करते हैं, एडी करंट, तो ये भी वीक होती हैं कंपेयर टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, राइट। तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है कि एक सॉलिड ब्लॉक है हमारे पास, में मैकेनिकल फॉर्म में समझते हैं इसको सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू। ये एक सॉलिड ब्लॉक रखा हुआ है, ध्यान देते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, 10 न्यूटन, और ये प्लेन है, इस प्लेन में मूव करने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स हम लोगों ने यहाँ से अप्लाई किया इस ब्लॉक को इस प्लेन में मूव करने के लिए, राइट। तो इस प्लेन में जब ये मूव करेगा तो इसी प्लेन के ऊपर में ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो सम फ्रिक्शन होगा, डायनेमिक फ्रिक्शन, राइट। तो डायनेमिक फ्रिक्शन लेट सपोज जो कि अपोज करेगा ना, इस फोर्स को जो इधर से अप्लाई कर रहे हैं उसको अपोज करेगा, तो ये 2 न्यूटन का डायनेमिक फ्रिक्शन हो रहा है, डायनेमिक फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स आपको कितना मिला? नेट फोर्स कितना मिला? 10 न्यूटन का फोर्स आप इस तरफ से लगा रहे थे, 2 न्यूटन का अपोजिशन हुआ, तो नेट फोर्स जो होगा वो इस पे 8 न्यूटन का लगेगा, क्योंकि 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8 न्यूटन, क्योंकि इस ब्लॉक को इधर मूव करने की कोशिश करेगा। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं मास, और एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, राइट। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को, दिस एक्सेलरेशन।
तो ये तो था लीनियर फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कि कितना एक्सेलरेशन हुआ, ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट में। सपोज करते हैं एक्स डिस्टेंस इस 10 न्यूटन के सॉरी 8 न्यूटन के फोर्स के कारण एक्स डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, तो फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, जहाँ पे m और एक्सेलरेशन को d स्क्वायर एक्स बाई टी टी स्क्वायर लिखते हैं, इजंट इट नाउ। अब हमारा कैसा सिस्टम है, रोटेशनल सिस्टम। ये तो लीनियर सिस्टम था फोर्स वाला, लेकिन ये एग्जांपल के लिए था सिर्फ समझने के लिए। हमारा कैसा सिस्टम है, रोटेशनल सिस्टम। इस तरीके से स्केल है और ये पॉइंटर हैज टू रोटेट इन दिस स्केल। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, और कंट्रोलिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में है एंड डैम्पिंग टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में है। तो इन दोनों टॉर्क को माइनस कर दें अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में से, तो नेट टॉर्क निकल के आएगा। जैसे 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे थे, 2 न्यूटन अपोजिशन में चला गया, फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन में चला गया, तो नेट जो फोर्स बचा वो 8 न्यूटन का बचा। सिमिलरली नेट टॉर्क अगर आपको चाहिए तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में है एंड डैम्पिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस डोमिनेटिंग टॉर्क में से इन दोनों को माइनस कर दें तो नेट टॉर्क निकल के चला आएगा, जिसके कारण इस पॉइंटर का मोशन हो पा रहा है, जिसके कारण इस पॉइंटर का मोशन हो पा रहा है, राइट। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन यह है, और टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं जैसे लीनियर जब था तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए लिखते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली यहाँ पे जो इनर्शिया है जे से इंट्रोड्यूस किया, एम की जगह पे यहाँ पे जे आ गया, एनालॉजी। एंड जिस तरीके से वहां पे डिफ्लेक्शन एक्स सॉरी डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा था एक्स, उसका डेरिवेटिव लिया हुआ था, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे डेरिवेटिव हम लोगों को डिफ्लेक्शन का लेना पड़ेगा, कितना एंगल का डिफ्लेक्शन हो रहा है, थीटा। तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर से हम लोगों ने इसको डिनोट किया। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। नेट टॉर्क इज इक्वल टू जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, नेट टॉर्क। वैसे ही यहाँ पे लीनियरली क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स, नेट फोर्स जो कि 8 न्यूटन का है, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास जो भी है एंड एक्सेलरेशन कितना हुआ, वो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे। तो जे यहाँ पे एनालॉजी यूज किया हम लोगों ने, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, इतना डिफ्लेक्शन हो रहा एक्सेलरेशन। तो वही एनालॉजी यहाँ पे यूज किया हम लोगों ने। अब इसको यहीं रहने देते हैं एंड डिफ्रैक्टिंग टॉर्क यहीं रहने दीजिए एंड टी डी एंड टी सी को उधर ले जाइए। तो ये वाला पॉइंट में ये टी डी एंड टी सी ऐड हो जाएंगे एंड टी डी इज इक्वल टू कितना होता है, सिंस टी डी इज इक्वल टू डी डी थीटा बाई डी टी। ये अभी हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो डैम्पिंग टॉर्क हो रहा है, डैम्पिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई सॉरी कैपिटल डी, डैम्पिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा एल्यूमिनियम फॉर्मर में, जितनी ज़्यादा रेट से वो रोटेट करेगा उतना ज़्यादा एडी करंट डेवलप होंगी, एडी इंड्यूस वोल्टेजेस, और जो कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे, जिसके कारण टॉर्क डेवलप होगा, डैम्पिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन के। तो डी टी डी capital D is directly proportional to d theta by d t, and tc is equals to स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है, लेट मी राइट हियर, एंड tc is equals to होता है k थीटा, k थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ये इक्वेशन हम लोगों को फाइनल मिल रहा है, एंड वेयर टी डी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू जी आई होता है, राइट, जी आई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस वाले सेक्शन को इधर ले आए हम लोग, इधर ही रहने दिए, एंड टी डी और टी सी को उधर ले गए, तो ये एक एक्सप्रेशन बन के आ गई सामने।
अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में अगर चेंज करना है तो जे से इस इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जे से अगर हम लोग डिवाइड कर दें इसको सभी को, तो ये जे यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे क्या आ गया डी बाई जे, और यहाँ पे के बाई जे मल्टीप्लाइड विथ थीटा, और जी आई डिवाइडेड बाई जे आ गया। ये इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आगे की तरफ देखते हैं। तो देखिए कंट्रोल सिस्टम में चेंज करना है इसको हम लोगों को। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, देखिए आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आउटपुट कितना मिल रहा है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट था, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट था जिसमें इनपुट हम लोगों ने क्या दिया, करंट दिया, तो आउटपुट क्या मिला हम लोगों को, थीटा डिफ्लेक्शन के फॉर्म में मिला पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, राइट। पॉइंटर रोटेट करेगा, यही तो आउटपुट है कि कितना करंट में फ्लो कर रहा है वो मेजर किया जा सके। तो थीटा एस के फॉर्म में, डिफ्लेक्शन के फॉर्म में आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या है, थीटा एस, और ये आई ऑफ एस। तो इसको हम लोग एस स्क्वायर थीटा ऑफ एस, राइट, प्लस डी बाई जे एस थीटा प्लस के बाई जे इज इक्वल टू जी बाई जे आई ऑफ एस के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और ये थीटा ऑफ एस हो गया, राइट। तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब थीटा ऑफ एस डिवाइडेड बाई थीटा ऑफ एस, यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच गया, एस स्क्वायर प्लस डी बाई जे एस प्लस के बाई जे, और यहाँ से हम लोगों ने कॉमन लिया थीटा ऑफ एस इज इक्वल टू ये जी डिवाइडेड बाई जे और आई ऑफ एस। तो थीटा ऑफ एस डिवाइडेड बाई आई ऑफ एस करते हैं हम लोग, तो ऊपर में न्यूमरेटर में क्या गया, जी डिवाइडेड बाई जे होल डिवाइडेड बाई ये पूरा का पूरा टर्म नीचे शिफ्ट हो गया जो कि एस स्क्वायर डी बाई जे एस प्लस के बाई जे से एक्सप्रेस किया गया है, राइट। तो इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। नाउ अब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बन गया, ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एग्जाम्पल। और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एग्जाम्पल। और ये सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन था, मैथमेटिकल डेरिवेटिव इक्वेशन। और ये आपका कंट्रोल सिस्टम का सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमएमसी क्या है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम के कॉन्सेप्ट से हम लोगों को याद समझ में आ रहा है। और ये सब नहीं पढ़ा होगा तो चिंता करने की बात नहीं, कंट्रोल सिस्टम में ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे तब आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। और अगर जो स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे उनके लिए बेनिफिट है, सारी चीज़ें ईजी है, समझ में आ रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है सेकेंड ऑर्डर ऑर्डर सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है वो होता है एस स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, ये होता है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसके साथ ये कंपेयर करते हैं अगर हम लोग, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या था यहाँ पे लिखे, इस पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। ये कंट्रोल सिस्टम में आपको पता चलेगा, और कंट्रोल सिस्टम अगर आप पढ़े हैं तो जानते ही हैं। तो इस डिनोमिनेटर पार्ट को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के इक्वेशन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो सारी चीज़ें मिलेंगी हम लोगों को। ओमेगा एन का एक्सप्रेशन मिलेगा, जीटा का एक्सप्रेशन मिलेगा। जीटा क्या होता है, डैम्पिंग होता है, एंड ओमेगा एन क्या होता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, किस फ्रिक्वेंसी के साथ डैम्पिंग हो रही है, राइट। तो ध्यान देते हैं ओमेगा एन की वैल्यू कहाँ कितनी आ गई, अगर इन दोनों पार्ट को कंपेयर किया हम लोगों ने
तो ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के बाई जे। तो ओमेगा एन की वैल्यू रूट उधर शिफ्ट हो गया, स्क्वायर उधर गया तो रूट में चेंज हो गया, तो रूट ओवर के बाई जे आ गया। अब 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू डी बाई जे लिख सकते हैं। तो 2 जीटा ओमेगा एन, ये 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से अभी हम लोगों को पता चला, दिस इज ओमेगा एन वैल्यू जो कि रूट ओवर के बाई जे है। तो ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पे पुट किया जो कि डी बाई जे के बराबर है, डी बाई जे के बराबर है 2 जीटा ओमेगा एन। तो डी बाई जे के बराबर है, तो जहाँ से जीटा की वैल्यू निकल के आ रही है डी डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर जे बाई, सॉरी रूट ओवर जे के, रूट ओवर जे के। तो इस एक्सप्रेशन को पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के फॉर्म में इन दोनों को अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। और याद रखते हैं तो इजीली आप क्वेश्चन वगैरह जो 1 मार्क के आएंगे वो सॉल्व कर सकते हैं। यूपीएससी के स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2 जीटा ओमेगा यहाँ पे भी लिखा हुआ है डी बाई जे के बराबर है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो ये सारा एक्सप्रेशन हम लोगों को पता चले, राइट। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, जस्ट अ सेकंड। यहाँ तक डाइजेस्ट करिए, हम सेशन 1 मिनट में कंटिन्यू करें।
तो यहाँ से हम लोग कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो जीटा इज दी डैम्पिंग, जो कि जीटा की वैल्यू अंडर डैम्प सिस्टम के लिए 0 से 1 तक रहती है, क्रिटिकली डैम्प के लिए 1 तक रहती है। ये सारा आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम आप पढ़ेंगे तो सारा चीज़ें यहाँ से फर्दर आप कंट्रोल सिस्टम में लेके जा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पीक ओवर शूट कितना होगा, ये सारी डिस्कशन आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ लेते हैं, राइट। ओमेगा डी की वैल्यू कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल सिस्टम में कर लेते हैं। राइज टाइम कितना होगा, पीक टाइम कितना होगा, लाइक दैट। तो यहाँ तक का डिस्कशन ओवर होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस में। What happens here? तो एडवांटेजेस के बारे में बात करें पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स की, तो पीएमएमसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखिए। अभी हम लोग मेजरमेंट बात कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट बात कर रहे हैं? अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सब्जेक्ट का नाम क्या है, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट। तो अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पीएमएमसी किस तरीके से बनाया गया है, उसमें डिफ्लेक्ट कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, ये सारा आइडिया हम लोग क्रिएट किए, राइट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया। अब आगे आने वाले सेशन में हम लोग मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे कि इस पीएमएमसी आमीटर में या पीएमएमसी वोल्ट मीटर में मेजरमेंट कैसे होगा, राइट। कि कितना वैल्यू मेजर कर रही है और किस तरीके से सर्क्यूटरी में कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में। तो अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, किस तरीके से बनाया गया पीएमएमसी आमीटर, राइट। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेजेस के बारे में बात करें हम लोग। ड्यू टू लार्ज टॉर्क टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होती है, आपको पता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की। क्यों कैसे हाई होती है, क्योंकि हायर फ्लक्स डेंसिटी वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं। एंड टॉर्क टू वेट रेशियो बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो आयरन, स्टैटिक आयरन कोर को ऑन टॉप रोटेटिंग नहीं रखा, स्टैटिक रखा। तो टॉर्क टू वेट रेशियो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की हाई रखने की कोशिश करते हैं हम लोग। और टॉर्क टू वेट रेशियो, लेट मी राइट हियर जस्ट अ सेकंड, टॉर्क टू वेट रेशियो, लेट सपोज एक्स है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, मेजरिंग आपके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रांग होता है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट्स यूज किए गए हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए होता है ना, बी आई एन ए, बीना। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या है, हाई है, कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी है। हाई कैसे बनाया हम लोगों ने, परमानेंट मैग्नेट्स यूज किया, रेडियल फील्ड यूज किया, और उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बीच में स्टैटिक आयरन रखा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिससे फ्लक्स डेंसिटी स्ट्रॉन्ग हो पाई। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ टन्स, एल्यूमिनियम कॉइल में नंबर ऑफ टन, सॉरी कॉपर कॉइल जो ऊपर में एल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर में रखते हैं, उसमें मोर नंबर ऑफ टन्स इंट्रोड्यूस किया, एरिया ऑफ कॉइल बड़ा रखा, जिससे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलता है। तो टॉर्क हाई है तो टॉर्क टू वेट रेशियो हाई मिलेगा, अगर जो एक्स है तो। एंड वेट हम लोग कम रखते हैं, जिससे टॉर्क टू वेट रेशियो अगेन हाई देखने के लिए मिलता है। तो टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होता है, राइट। एंड टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होने का एडवांटेज ये रहता है कि हायर सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी क्या है, वो हम लोग आने वाले सेशंस में बात करेंगे इसके बारे में फॉर श्योर। लेकिन अभी हम लोग ये नोट कर रहे हैं कि हायर सेंसिटिविटी एंड हायर एक्यूरेसी होती है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए नोट कर रहे हैं।
सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी का टॉपिक आगे आएगा जहाँ पे हम लोग डिटेल बात करेंगे, तो वहाँ से ये चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। सेंसिटिविटी एक्चुअली है होती क्या है कि स्मॉल इनपुट प्रोवाइड करने पे आपका प्रॉपर आउटपुट अगर सिस्टम आपका दे रहा है, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्गर हो रहा है, इमीडिएट हो रहा है, सेंसिटिविटी हाई होती है मशीन की, सॉरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। 2% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, राइट। तो ये क्या होता है, ये आने वाले सेशंस में आपको पता चलेगा। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग ये पॉइंट नोट कर रहे हैं, क्योंकि आगे कनेक्ट हो जाएगा जब हम लोग एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे। सेकेंड एडवांटेज है इट हैज लोअर ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन, की पावर कंजम्पशन इनका 25 टू 200 माइक्रोवाट के रेंज में रहता है। 25 टू 200 माइक्रोवाट के रेंज में रहता है, क्योंकि जो स्प्रिंग के थ्रू करंट ही तो इंजेक्ट किए हैं हम लोग, और क्या किए हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, स्प्रिंग्स के थ्रू करंट ही तो इंजेक्ट किए हैं, और करंट की जो वैल्यू रहती है वो मिली एम्स एम्स में रहती है, मिली एम्स। तो इसीलिए आपका बहुत स्मॉल वैल्यू होती है करंट की, तो पावर कंजम्पशन इनका स्मॉल होता है, 25 टू 200 माइक्रोवाट्स में होता है। तीसरा एडवांटेज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एन और एस पोल्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स these instruments are not easily affected by stray magnetic fields, कि बाहर से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेयर भी कर रही है तो उससे पॉइंटर का डिफ्लेक्शन अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनल जो फील्ड है, ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट हम लोगों ने यूज किया हुआ है, तो परमानेंट मैग्नेट यूज करने के कारण ऑपरेटिंग फील्ड इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी स्ट्रांग है। अब स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड आती है तो इनके ऑपरेशन को वो अफेक्ट नहीं करेगी, राइट। अगर इसकी खुद की ऑपरेटिंग फील्ड वीक होती तो बाहर के स्ट्रे मैग्नेटिक छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड से इसका पॉइंटर का इंडिकेशन डिफ्लेक्शन वो अफेक्ट करता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जो कि एडवांटेज में आता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, these instruments are not easily affected by stray magnetic fields and hence magnetic shielding is not required, magnetic shielding की कुछ भी जरूरत नहीं है, राइट। तो मैग्नेटिक शील्डिंग की यहाँ पे हम लोगों को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस में, एज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई दीज इंस्ट्रूमेंट हैव लीनियर यूनिफॉर्म स्केल। क्यों, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होने के कारण अभी हम लोगों ने देखा थीटा जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो रहा है, दीज इंस्ट्रूमेंट हैव लीनियर एंड यूनिफॉर्म स्केल, कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी डिफ्लेक्शन उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो लीनियर स्केल मिलेगा, क्रैम्प्ड स्केल नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, राइट। नेक्स्ट एडवांटेजेस के बारे में बात करें, सॉरी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, एडवांटेज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिसएडवांटेज डिस्कस करें अगर,
राइट, डिसएडवांटेजेस बात करते हैं हम लोग। एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट does not change with the change in the direction of AC current, these instrument cannot be used for the measurement of AC parameters. तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली डीसी मेजरमेंट, डीसी क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज की जाती है, एसी क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहां से एन पोल था, यहां पे एस पोल था, ये क्या थे? परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। और जस्ट अ सेकेंड, ये परमानेंट मैग्नेट थे, और बीच में आयरन कोर रखा हुआ था, ऑन टॉप ऑफ द आयरन कोर एल्यूमिनियम फॉर्मर रखा हुआ था, और उसके ऊपर में हम लोग कॉइल अरेंज करके रख रहे थे। लेट मी राइट हियर, इस तरीके से कॉइल्स प्रोवाइड किए हुए थे, राइट, ये कॉइल प्रोवाइड किए हुए थे। अब इस कॉइल में स्प्रिंग के थ्रू करंट इस डायरेक्शन में इंजेक्ट किया, तो एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही हैं और करंट इस डायरेक्शन में है, तो मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, जिससे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था। अब ये फ्लक्स लाइंस क्या है? इसी डायरेक्शन में जाएंगी, फिक्स हैं, इनका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, राइट। तो ये था, डीसी करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, वो ऑलवेज इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगी। लेकिन एसी करंट्स क्या होती है? एसी करंट अगर फ्लो करवाएंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस डायरेक्शन में रहेंगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में रहेंगी, राइट। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप होने पे पॉइंटर 0 टू इधर रोटेट कर रहा था। अब अगर एसी इंजेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस डायरेक्शन में, नेगेटिव हाफ साइकिल में इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी, करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी। तो एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मोशन ऑफ कंडक्टर इधर है, तो टॉर्क जो होगा वो इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, इस डायरेक्शन में। ये वाला सेक्शन इधर आएगा और ये वाला जो सेक्शन है वो उधर जाएगा, मतलब कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, राइट। जिसके कारण पॉइंटर अब इधर रोटेट करेगा, तो ऐसा वो तो एक ही साइड रोटेट करना चाहिए ना, इसीलिए एसी के मेजरमेंट के लिए पीएमएमसी यूज नहीं की जाती, केवल और केवल डीसी क्वांटिटीज मेजर कर सकता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ये डिसएडवांटेज है। एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? फिक्स है कि एन यहीं पे है, एस यहीं पे है। अगर ये भी रिवर्स हो जाता नेगेटिव हाफ साइकिल में, कि यहाँ पे एन आ जाता, यहाँ पे एस आ जाता, तो टॉर्क इसी सेम डायरेक्शन में रहता, तब यूज कर सकते थे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक जगह पे होने के कारण इसका नहीं यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे आने वाले स्टूडेंट सेशन में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, तो ये डिसएडवांटेज था इसका। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एज द कॉपर वायर इज यूज टू वाइंड द मूविंग कॉइल इज थिन एंड लाइट, जो कॉपर वायर से वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग टू वाइंड द मूविंग कॉइल इज थिन एंड लाइट, थिन एंड लाइट रखते हैं, क्योंकि टॉर्क टू वेट, ओवरऑल वेट को क्या करना है? कम करना है, एंड टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होना चाहिए, इसीलिए थिन रखते हैं हम लोग।
क्योंकि उसका वेट ज़्यादा अफेक्ट ना करे टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. So in order to keep torque to weight ratio high, the current carrying capacity of the moving coil is small. कि ध्यान दीजिएगा कि मूविंग कॉइल में करंट कैरी करवाना है स्प्रिंग के थ्रू, मूविंग कॉइल में ही तो जाएगी करंट, तभी तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा. तो वो अगर थिन है तो अगर इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो 10 एम्पियर करंट इंजेक्ट कर सकते हैं. अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो 100 एम्पियर अगर करंट इंजेक्ट करना है तो यही कंडक्टर सफिशिएंट रहेगा क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये कंडक्टर 100 एम्पियर फ्लो कराने पे इमीडिएटली मेल्ट हो जाएगा, बर्न कर जाएगा. राइट, बर्न कर जाएगा. तो इसीलिए हम लोग थिन कंडक्टर जो यूज करते हैं, कॉपर कंडक्टर्स यूज करते हैं एज अ कॉइल. तो करंट कैरिंग कैपेसिटी, टॉर्क टू वेट रेशियो इंक्रीज करने के लिए थिन कंडक्टर यूज करते हैं, ज़्यादा हैवी वेट नहीं यूज करते हैं, लाइट वेट का कंडक्टर यूज करते हैं, जिससे करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या हो जाती है, कम हो जाती है. आप ज़्यादा करंट नहीं कैरी करवा सकते, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मूविंग कॉइल इज स्मॉल. तो अगर करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई तो पीएमएमसी के थ्रू अगर आमीटर बनाना है और सब मिली एम्पियर्स में ही करंट कैरिंग कैपेसिटी आपके स्प्रिंग के थ्रू जो करंट जा रहा है आपके कॉइल, कॉपर कॉइल में, तो आप 10 एम्पियर 50 एम्पियर करंट कैसे मेजर कर पाएंगे? तो वो कैसे मेजर करेंगे, मल्टीप्लायर हम लोग कनेक्ट करते हैं, आने वाले सेशंस पे आपको पता चलेगा जब हम लोग मेजरमेंट में के बारे में बात करेंगे. अभी तो ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये सारी पॉइंट्स थी. ठीक, और आने वाले सेशंस में हम लोग पीएमएमसी के बाद मूविंग आयरन एंड इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे. तो पूरा जब डिस्कशन हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. फॉर द टाइम बिंग ये सेशंस आपको एक बार देख लेना है, माइंड में बैठा लेना है, लेकिन कुछ भी चीज़ें याद करके नहीं रखनी है, वो ऑटोमेटिकली आप सेग्रीगेट कर लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग इतनी बिल्डअप हो जाएगी कि आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि हाँ, कि इस इंस्ट्रूमेंट के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, कौन डीसी मेजर करेगा और कौन एसी मेजर करेगा. राइट, ये याद करने वाली चीज़ें नहीं. नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ एरर. सोर्सेस ऑफ एरर के बारे में बात करते हैं, ये भी एक टॉपिक है. एरर ड्यू टू द एजिंग ऑफ स्प्रिंग. एरर ड्यू टू द एजिंग ऑफ स्प्रिंग. These errors can be compensated by using pre-aged spring. कि ऑब्वियस सी बात है, अगर नया स्प्रिंग यूज किया हम लोगों ने, 2 स्प्रिंग्स स्पिंडल में कनेक्ट करके रखा, अब अगर नया स्प्रिंग है तो वो बार बार स्पिंडल के मूव करने के कारण टाइट होगा लूज होगा, टाइट होगा लूज होगा, तो उसमें एजिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा. राइट, जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी कि उतना टाइट और उतना लूज हर मेजरमेंट में नहीं होगा, इजंट इट. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, और स्टार्टिंग के कुछ टाइम में एजिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है स्प्रिंग में, एंड देन आफ्टर दैट वो कुछ टाइम पीरियड के बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिहेव करता है कि टाइट एंड लूज, कि नया स्प्रिंग है तो वो टाइट लूज बहुत जल्दी होगा, कुछ समय तक उसमें एजिंग इफेक्ट बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा वो उसमें, वो हैबिचुएट हो जाएगा उस चीज़ के लिए, और उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेगी एरर प्रोड्यूस करने के लिए. राइट, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि नया स्प्रिंग नहीं यूज़ करते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए. प्री एजिंग इज डन बाई सब्जेक्टिंग आ स्प्रिंग टू मैकेनिकल स्ट्रेस. कि प्री एजिंग करके हम लोग स्प्रिंग को यूज करते हैं कि टाइट लूज उसमें ऑलरेडी एजिंग हो चुकी है, वैसा स्प्रिंग यूज करके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, जिसके कारण
वो टाइट और लूज होगा, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगी ईच एंड एवरी मेजरमेंट में, राइट। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। एरर ड्यू टू द एजिंग ऑफ स्प्रिंग्स, these errors can be compensated by using a pre-aged spring where the pre-aging is done by subjecting a spring to mechanical stress। कैसे pre-aging करते हैं हम लोग? मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करके। सेकंड जो एरर है, एरर ड्यू टू द एजिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट, की ऑब्वियस सी बात है कि नया परमानेंट मैग्नेट अगर यूज करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को उठा के आप ऑन टेबल रख रहे हैं, ऑन ऑन दी आयरन सरफेस रख रहे हैं, तो अलग अलग जगह पे रख रहे हैं, जिसके कारण इनके परमानेंट मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो अफेक्ट करेगी, वो अफेक्ट कर जाएगी एज के साथ साथ। इसीलिए हम लोग और क्या होगा, एज के साथ साथ क्या इफेक्ट करेगी, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने के लिए। नया मैग्नेट बहुत ज़्यादा तेजी से उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, एंड देन कुछ टाइम बीत जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी एज इट इज़ रहती है फॉर द लॉन्गर टाइम। तो इसलिए हम लोग फ्रेश परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं करते हैं, ऑलरेडी यूज मैग्नेट यूज करते हैं। दीज एरर्स आर कंपनसेटेड बाय यूजिंग अ प्री एज्ड परमानेंट मैग्नेट वेयर प्री एजिंग इज डन बाय सब्जेक्टिंग अ मैग्नेट टू द थर्मल एंड वाइब्रेशनल स्ट्रेस, की अलग अलग टेम्परेचर पे रख के थर्मल इफेक्ट और थर्मल स्ट्रेस एंड वाइब्रेशनल स्ट्रेस उसको ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एरर ड्यू टू द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ स्प्रिंग, की स्प्रिंग का जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज होगा। एंड मूविंग कॉइल ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग से होता हुआ कॉइल में आपके जा रहा है कॉपर कंडक्टर्स में, तो कॉपर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, स्प्रिंग का अपना स्प्रिंग भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, राइट। उसका भी कुछ अपना रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा क्योंकि करंट उसमें फ्लो कर रहा है, करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, टेम्परेचर राइज होगा, और जितने भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस चेंज होगा उसका, राइट। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उसकी चेंज होती जाएगी। तो मूविंग कॉइल, तो errors due to the change in resistance of spring and moving coil due to the heating effect of electric current, as the temperature coefficient of copper and the material which with which the spring is fabricated is negligible, these errors can be neglected। तो ये errors को neglect किया जा सकता है, और obvious सी बात है कॉपर का जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा रोल प्ले करेगा, जबकि स्प्रिंग कितनी ही बड़ी होती है, कॉपर वायर तो लंबा सा होगा लपेटा हुआ, जबकि स्प्रिंग्स तो नॉर्मल छोटी छोटी स्प्रिंग्स रहती हैं तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, इसीलिए इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो सोर्सेस ऑफ एरर है, द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्रिंग इज यूज्ड एज अ कंट्रोल स्प्रिंग इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो स्प्रिंग्स यूज करेंगे वो अदर इंस्ट्रूमेंट में जो स्प्रिंग यूज करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टी की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अदर इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग के थ्रू कोई भी करंट नहीं फ्लो करता, लेकिन पीएमएमसी में हम लोगों ने देखा स्प्रिंग के थ्रू करंट फ्लो करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस, कि करंट फ्लो कर रहा है स्प्रिंग के थ्रू तो लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज वहीं पे टेम्परेचर राइज होगा और टेम्परेचर के कारण आपकी स्प्रिंग की टाइटनिंग एंड लूजनिंग प्रॉपर्टी जो है वो इम्बैलेंस होगी और जिससे एरर प्रोड्यूस होगा। सेकंड जो पॉइंट है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग मटेरियल शुड बी नेग्लिजिबल, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल, कि टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा, क्योंकि करंट फ्लो होके जा रहा है, जहाँ पे भी करंट है वहाँ पे हीट है, तो टेम्परेचर अगर राइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की वो डैमेज करेगा, वो अफेक्ट करेगा उसको। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग जो होना चाहिए, कुछ ऐसा मटेरियल का बनाना चाहिए जिसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट नेग्लिजिबल हो। द मोस्ट कॉमनली, तो ये सब 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल्स फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स इज एल्निको। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग पीएमएमसी का। तो यहाँ तक इंस्ट्रूमेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे हम लोग मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे कि इस पीएमएमसी जो कि ऐसी मशीन होती, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, अब इसके थ्रू अमीटर कैसे हम लोग, अमीटर के थ्रू वोल्टेज करंट कैसे मेजर करेंगे, एंड वोल्ट मीटर के थ्रू, पीएमएमसी वोल्ट मीटर के थ्रू वोल्टेजेस कैसे मेजर करेंगे, वो आने वाले सेशन में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक का डिस्कशन ओवर होता है। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, एंड देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।